नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज मुद्दे की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां कोयला घोटाला मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया, इसको हम आपसे विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में नशे के काले कारोबार की, जहां पर युवा बड़े पैमाने पर नशे की चपेट में आ रहे हैं और हम ये क्यों और कैसे कह रहे हैं, इसे भी विस्तार से आपको बताएंगे। आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान की, जिस पर पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता की वकालत की है। आखिर क्यों ये वकालत की है, क्यों ये बात कही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक खास खबर की। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी आखिर हुई क्यों। तो मुद्दे की बात में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में एक कोयला घोटाला हुआ है। ये कहना किसका है? ये ईडी का कहना है और ईडी ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई भी की है। ईडी ने प्रदेश की सशक्त महिला अधिकारी पर शिकंजा कस दिया है और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारियों ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया और अजय सिंह राजपूत की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम इसे बड़ा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव है। लिहाजा सरकार के विकास योजना से जुड़ी हुई तमाम फाइलें, सरकार के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम फाइलें वहां पर मौजूद होती हैं। और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सौम्या चौरसिया कौन है। सौम्या चौरसिया राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर उप सचिव नियुक्त हैं। सरकार में अपने जबरदस्त दखल और रसूख के चलते सौम्या चौरसिया देखते देखते शासन प्रशासन की प्रमुख धुरी मानी गई है, बेहद प्रभावशाली है। उप सचिव सौम्या छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने और बेहतर तरीके से जानती भी है। उनकी कार्य करने की क्षमता इतनी बेहतर है कि तमाम ऐसे उलझे हुए प्रोजेक्ट हों या कोई मामले हों, उनको बहुत तेजी से वो गति देती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि सौम्या चौरसिया जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में है, मुख्यमंत्री उन पर बेहद भरोसा भी करते हैं और प्रदेश में सिपाही से लेकर और मुख्य सचिव तक हर कोई उनके प्रभाव को भली भांति जानता है। लेकिन मामला क्या हुआ, सौम्या चौरसिया पे कार्रवाई क्यों हुई, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ है, मुख्यमंत्री की बेहद करीबी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी कहती है कि बड़ा कोयला घोटाला हुआ है और छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई बड़ा घोटाला और नहीं हुआ है, ना ही कोई घपला हुआ है, ना ही भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्र हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और एक साजिश है। यह आरोप केंद्र के ऊपर लगाए गए। तो ईडी ने आगे बढ़ते हुए कार्रवाई की। कुछ दिनों पहले लगातार छापे पड़े ईडी के, और ये छापे अभी से नहीं, करीब 1.5 साल से पड़ रहे हैं। पहले शराब कारोबारियों पर छापे पड़े, उसके बाद कोयला कारोबारियों पर छापे पड़े और कोयला कारोबारियों पर जब छापे पड़े तब छत्तीसगढ़ हिल गया, जब छत्तीसगढ़ की एक कलेक्टर रानू साहू पर ईडी ने कार्रवाई की। 40 टीमें ईडी की पहुंची थी और 40 टीमें अलग अलग जगह की थी। मतलब एक टीम दूसरी टीम के बारे में नहीं जानती थी कि वो कहां से आए हैं, उस टीम में कौन से लोग हैं, और दूसरी टीम तीसरी टीम के बारे में नहीं जानती थी। इतनी गोपनीय तरीके से इस टीम को बनाया गया था और सभी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में आपने देखा कि 2 आईएएस अधिकारियों को शिकंजा कसा गया, रिमांड ली गई, कोर्ट में जाके रिमांड दे दी गई, पूछताछ चल रही है। और वो पूछताछ किसके इर्द गिर्द घूम रही है? वो पूछताछ इर्द गिर्द घूम रही है कोयला घोटाला, यानी माइनिंग से जुड़ा हुआ पूरा खेल है। फिर जब उन अधिकारियों से पूछताछ हुई तो ये पूछताछ जाकर टिक गई सूर्यकांत तिवारी के नाम पर और ईडी सूर्यकांत तिवारी के इर्द गिर्द पूरी कार्रवाई करने लगी। हालांकि उनके चाचा, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर थी, पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन चूंकि सूर्यकांत तिवारी धुरी थे सत्ता और कारोबारियों के बीच की, तो इसलिए ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की।
सूर्यकांत तिवारी कोर्ट में पहुंचे, वहां पर कोर्ट में जाकर उन्होंने उपस्थित थी और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जब इन लोगों से पूछताछ की, जो जानकारी ईडी से निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, जब इन लोगों से पूछताछ की तो ये धुरी आगे बढ़ गई और आगे बढ़कर ये धुरी सौम्या चौरसिया तक पहुंच गई, ऐसा कहना ईडी का मानना है। आज सुबह ईडी के कुछ अधिकारियों ने छापेमारी की और सौम्या चौरसिया को पकड़ा और कुछ व्यापारी भी थे, उनसे भी पूछताछ हुई। सौम्या चौरसिया और कुछ व्यापारियों से पूछताछ हुई। उसके बाद ईडी के अधिकारी ने सौम्या चौरसिया के घर पर फोन लगाया और कहा कि हमने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर बहुत कम लोगों को पता थी। यह खबर हम तक पहुंची, हमने अपनी जिम्मेदारी देखते हुए इंडिया न्यूज पर दिखाया और उसके बाद ठीक 1 घंटे बाद सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया गया और ईडी को 4 दिन की रिमांड मिल गई है। अब आमना सामना कराया जाएगा, पूछताछ होगी, पूछताछ होने के बाद चर्चा होगी और ये क्रॉस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आमने सामने बिठाया जाएगा, ये पता बताया जाएगा कि इन्होंने आपके बारे में ये कहा है, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, इन्होंने ये कहा, आपने ये कहा, और उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल तो है और बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ये कहती है कि केंद्रीय एजेंसियां हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि केंद्रीय एजेंसियां हमारी सरकार को डिस्टर्ब कर रही हैं। तमाम ऐसे सत्ता और सत्ता में बैठे जो परिवार के लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई हो रही है। यही बात राजस्थान से निकल कर आती है और यही बात झारखंड से निकल कर आती है और सब जगह से सामूहिक तौर पर एक बात निकल कर आती है कि बीजेपी शासित राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अब आगे इस तरह की कार्रवाई क्यों होगी? मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी कहती है कि अभी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द और लोग हैं, उनके ऊपर भी ईडी शिकंजा कसने वाला है और ईडी बड़ा शिकंजा कसने वाला है क्योंकि ईडी धीरे धीरे कड़ियां जोड़ रहा है और कड़ियां जोड़ते हुए आगे पहुंच रहा है। आने वाले समय में चुनावी साल है, आप समझ सकते हैं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और अब सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बड़ी घटना यह है, क्या है? एक फिल्म का जिक्र आपसे करूंगा। फिल्म का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि जब फिल्म का जिक्र करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फिल्म उड़ता पंजाब में आपने देखा होगा कि ड्रग्स के नशे में डूबी दुनिया को पर्दे पर उतारा गया। इसमें दिखाया गया कि नशे के चंगुल में फंसकर किस तरह लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। यह तो बात है रियल लाइफ की, लेकिन रियल लाइफ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश भी उड़ता पंजाब बन रहा है। मध्य प्रदेश भी उड़ता मध्य प्रदेश बन रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। जनाब, ये हम नहीं बोल रहे बल्कि कुछ वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के पास आए। इनके आधार पर हम कह रहे हैं कि राज्य में युवाओं में नशे की आदत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। युवा पीढ़ी में तेजी से नशे की लत फैल रही है। यह नशा शराब या सिगरेट के साथ गांजा, कोकीन, अफीम, डेड्राइट, स्मैक और नशीली दवाओं का है। इस तरह का नशा करने की वजह से युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस नशे के आदी होने के कारण युवा क्राइम भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में क्राइम भी बढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी द्वारा नशे के ज्यादा आदी हो जाने के बाद से चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसी घटनाएं घट रही हैं। राज्य के कई जिलों में गांजा, कोकीन, ड्रग्स, अफीम आसानी से मिल रहा है। प्रदेश के युवाओं की रगों में नशा बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन नशे की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। कभी चोरी छुपे बिकने वाले नशे का सामान आज धड़ल्ले से शहरों में मिल रहा है, गांवों में मिल रहा है। स्मैक के धुएं की जवानी सुलग रही है और नशीले इंजेक्शन नशों में उतारे जा रहे हैं। गली गली में नशे के दीवाने घूम रहे हैं। सुनसान स्थानों पर स्मैक और नशीले इंजेक्शन लगाते हुए युवा दिख रहे हैं। नशे के आदी युवाओं की बर्बादी का मंजर खुलेआम शहरों में चल रहा है। नशीला पदार्थ युवाओं के परिवारों को बर्बाद करता है। सरकार, समाज ये बात युवाओं को बोलता है लेकिन वो मानते नहीं है। वो धीरे धीरे नशे के आदी हो रहे हैं। नशे की चपेट में आए युवा स्मैक की खुराक पीते पीते सब कुछ लुटा देते हैं। साथ ही इंजेक्शन और नशीली दवाओं के नशे की प्यास शांत कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो तो कई आए हैं हमारे पास, लेकिन एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो कहां का है पता है आपको? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का।
आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ का। झाबुआ जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात 3 कर्मचारी अस्पताल परिसर में ही ड्रग्स ले रहे हैं। 3 कर्मचारियों ने बुधवार शाम कचरा प्रबंधन शेड में बैठकर इंजेक्शन के जरिए इस दौरान एक कर्मचारी जो कि नशे में था, उसने ये वीडियो बनाया कि कैसे नशे में जो कर्मचारी ओवरडोज लेने के कारण बेसुध हो गया। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो पता चला कि इसके साथ कौन कौन था, क्यों ये नशे में है। डॉक्टरों ने कहा ये तो नशे में है। इसका ब्लड सैंपल लिया तो पता चला इसने ड्रग्स ली हुई है। कौन कौन था पता है आपको? अस्पताल के कर्मचारी दिनेश बसूड़, अनुराग बसूड़, विकास बसूड़ को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों के मोबाइल से वीडियो भी मिला है जिसमें तीनों इंजेक्शन में ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं। वीडियो बना रहे हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। यह वही व्यक्ति था जिसने ड्रग्स लिया, ओवरडोज लिया इंजेक्शन के जरिए। यह झाबुआ की घटना है। ऐसा ही शिवपुरी में हुआ था। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले वो शिवपुरी की खबर आपको दिखाई थी और आपको बता दूं उस शिवपुरी जिले में क्या हुआ था। गुना में क्या है, भयानक ड्रग्स चल रहा है। यहां भी बड़े पैमाने पर युवा ड्रग्स ले रहे हैं। इस बात पर शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने नाराजगी जताई थी। मीडिया में यह मुद्दा बना था और उन्होंने कहा था कि अगर ड्रग्स शिवपुरी और गुना में चल रहा है तो उसके का पीछे का बड़ा कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत है। वो शिवपुरी का वीडियो भी हमारे पास है, हमने आपके सामने दिखाया और दिखा भी रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों अब सरकार क्या कहती है, क्योंकि जब ये तस्वीरें आएंगी, ये वीडियो सामने आएगा तो लोग कहेंगे कि साहब ये हकीकत नहीं है, बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों सरकार की एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे आया और उसने चिंता जाहिर कर दी पूरे मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट में बीते 5 सालों में मध्य प्रदेश में नशा करने वाली लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। किसकी? लड़कियों की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहली बार कराए गए सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर प्रियंका दास के मुताबिक मध्य प्रदेश के हर 100 में से 7 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, जबकि 11.1 लड़की बीड़ी के कश लगा रही है। शराब और दूसरे ड्रग्स का सेवन करने वाली लड़कियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में 25% युवा लड़के पहले से ही नशे के चपेट में हैं और अब लड़कियां भी इस दिशा में जा रही हैं। वो भी लड़कों की बराबरी करती हुई दिख रही हैं, ये नशा करती हुई दिख रही हैं। इसमें पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर। अभी एक हाल में एक पंडित हैं, उन्होंने कहा कि मैं इंदौर जा रहा था और इंदौर जाते जाते मैंने एक शराब की दुकान देखी और उस शराब की दुकान में मैंने देखा कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की भीड़ थी। तो वो पंडित जी जो थे, मिश्रा जी आजकल बड़े प्रसिद्ध हैं, वो शिव की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ लड़कियों की लगी हुई है, ये इंदौर की कतई नहीं हो सकती, ये हमारे मालवा की नहीं हो सकती, बल्कि इंदौर में जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं, लड़कियां हैं, ये उनकी भीड़ है, क्योंकि वो उनके साथ परिवार नहीं है। ये बयान उन्होंने अपना दिया था। ये बयान उन्होंने दिया था और ये बयान बहुत कुछ कहता है। कुल मिलाकर इस तरह से ताजा आंकड़ों में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। लड़कियों के साथ नशे की जद में स्कूल छात्राएं भी हैं और स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र नशेड़ियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तमाम तरह के उनको लालच दिए जाते हैं। इसलिए नजर रखिए। परिवार से भी कहा गया कि नजर रखिए, समाज के लोग भी लगातार इस पर नजर रखें और सबसे बड़ी चीज है कि संस्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि समाज और संस्कारी हैं जो आपको इस दिशा में जाने से रोक सकते हैं। जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल लेते रहें, उनसे लगातार मिलते रहें। वहां पर अगर उनके रिश्तेदार हैं तो उनका हाल चाल लें और कहीं ना कहीं पता भी करते रहें कि कहीं गलत दिशा पे आपके बच्चे तो नहीं है। लेकिन ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश के कई जिलों में है और आदिवासी जिले में इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो सरकार की चिंता बढ़ा देती हैं, क्योंकि वहां पर उतनी शिक्षा नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है। इसलिए समझा जाए, जाना जाए और इस मामले की बहुत ही गंभीरता से तहकीकात की जाए। आगे मैं आपको लिए चलता हूं श्योपुर, क्योंकि मुद्दे की बात में यह भी एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। वो बयान क्या कहता है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि समान नागरिक संहिता, जी हां, समान नागरिक संहिता की जो बात वो कर रहे हैं,
समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और हर आदमी को एक ही शादी करनी चाहिए। ऐसा इन्होंने क्यों किया? मैं आपको बताता हूं क्यों किया। पीएफआई को लेकर अभी देश भर में छापे मारे गए, केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे, और जब छापे मारे तो खुलासा हुआ कि पीएफआई का मकसद क्या है। पीएफआई आप समझते हैं, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत में इस्लामिक सत्ता कायम करना है। कैसे करेंगे, इसका एक तरीका पता चला है, और वो तरीका पता चला है जब्त दस्तावेज से, जिसका मकसद है कि दलित और आदिवासियों की मदद से चुनाव जीतना, सरकार में अपना दखल बढ़ाना और अपने लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देना। तो जनाब ये सीक्रेट इनपुट मिला, तो हमने भी सोचा कि क्यों इसका विश्लेषण न किया जाए। तो सबसे पहले हमने, इंडिया न्यूज ने पीएफआई के सीक्रेट दस्तावेज को देखा, उसके बारे में जाना, तो पता चला कि देश में जब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, पकड़े गए सदस्यों ने बताया कि श्योपुर में भी संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसका मुख्यालय कोटा में है, यहां से कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया तो पीएफआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कहा गया कि 2047 तक भारत में इस्लामिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वे 4 फेज में काम करेंगे। 4 फेज में क्या काम करेंगे? इसके पहले पीएफआई का विस्तार, अपनी ताकत को बढ़ाना, फिर तीसरे फेज में दलित और आदिवासियों की मदद से सत्ता में भागीदारी रखना यानी कि चुनाव जीतना, ताकि सरकार में अपना दखल बढ़ा सकें और अपने लोगों को जिम्मेदारी दे सकें। हम श्योपुर में देखें, हम श्योपुर पहुंचे। श्योपुर में विदेशी जमातों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान यहां 12 बांग्लादेशियों को एक्शन में लिया गया। हाल ही में पीएफआई के नेटवर्क को खंगालने के दौरान भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यहां पर 2 बड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन्हें बॉन्ड ओवर की कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। अब खेल कैसे होता है इसको समझिए। खेल ऐसे होता है कि जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों को, भोले वाले आदिवासियों को कोई भी पटा लेता है, कोई भी समझा लेता है। जी हां, अब मैं आपको जिक्र करता हूं एक पंचायत की। श्योपुर में लगे दांतरंधा पंचायत में यहां पप्पू पठान रहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। उनकी पत्नी आदिवासी फूलाबाई ने हाल ही में पंचायत का चुनाव लड़ा, वो 1600 वोटों से हार गई। फूला के घर पप्पू पठान आया और आया जाया करता था, उन्होंने अपने घर में जगह दे दी। अब उनके 2 बच्चे हैं, यानी कि फूलाबाई की शादी हो गई। पप्पू पठान पहले से शादीशुदा थे, दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और पप्पू पठान के संयुक्त परिवार का अब फूलाबाई हिस्सा हो गई। चुनाव लड़ा रहे हैं पप्पू पठान सरपंच का, हालांकि वो हार गई। तो फिर फूलाबाई के भाई राजाराम को वहां से चुनाव लड़ाया गया और वो सरपंच चुन गए। अब पप्पू पठान सब कुछ तय करते हैं वहां पर। शाहबुद्दीन की बात करते हैं, शाहबुद्दीन जो कि किराना की दुकान चलाते हैं। गुड्डी बाई वहां पर आती जाती हैं। अब गुड्डी जो कि सहरियां हैं, गुड्डी बाई से शाहबुद्दीन ने शादी कर ली, वो उनकी दूसरी पत्नी बन गई। पहले से शाहबुद्दीन शादीशुदा हैं, उनके कई बच्चे हैं। अब गुड्डी बाई सरपंच हैं। तो गुड्डी बाई सरपंच थी वहां पर। श्योपुर से शिवपुरी के रास्ते 15 किलोमीटर दूर हाईवे के भीतर एक गांव है काली तलाई। बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, सुनिए आप। काली तलाई गांव है, यहां हाईवे किनारे ही एक बड़ा फार्म हाउस है और इसका मालिक कौन है? सलीम। यहां एक कमरा भी बना हुआ है, इसके घर का जरूरी सामान भी रखा हुआ है। कमरे में गुड्डी बाई सहरिया रहती हैं। सीधे साधे सहरिया आदिवासियों की ये कहानियां सिर्फ उदाहरण नहीं है, लेकिन भीतर झांकने पर पता चलता है कि सोशल इंजीनियरिंग का एक जख्म है, बहुत गहरा जख्म है। मुस्लिम नहीं बल्कि दूसरे शक्तिशाली वर्गों ने भी यहां पर सहरिया महिलाओं को अपने फायदे के लिए रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि आप सत्ता में भागीदार हो गए फूला भाई, गुड्डी भाई के जरिए। सरपंच यानी कि सरकार की जो सबसे अंतिम कड़ी है वो होती है पंचायत। आदिवासियों की जमीन कौड़ियों के भाव में मिलती है, इसलिए मिलती है क्योंकि आदिवासी ही आदिवासी खरीदता है। और शिवराज सिंह चौहान ने जिस बात का जिक्र किया वो जिक्र साफ तौर पर यही था कि आदिवासी भोलेबादी आदिवासियों की जमीन कोई नहीं खरीदेगा, माफिया जमीन खरीद रहे हैं। और अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें दूसरे रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक आदमी एक ही शादी क्यों करेगा, दूसरी शादियां क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं पेशा जन जागरण अभियान में मुख्यमंत्री, जो कि आदिवासियों से संबंधित है पेशा एक्ट, मुख्यमंत्री कहते हैं 1 से ज्यादा शादियां नहीं होने देंगे। जी हां, 1 से ज्यादा शादियां नहीं होने, उसका कारण यही है। आदिवासी, दलित और मुस्लिम आने वाले समय में
2047 में जो जिक्र किया गया है आदिवासी, दलित और मुस्लिम, ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है। पीएफआई के दस्तावेज कहते हैं कि इस एंगल के जरिए वो भारत में कब्जा करेंगे, भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और ये कहा गया है कि इंशाअल्लाह अगर 10% लोग भी हमारे साथ आ गए तो हम काफिरों को घुटने पर ला देंगे। ये पीएफआई के दस्तावेज में, इसलिए पीएफआई को बैन किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भोले भाले आदिवासियों को शादी की जाती है जमीन हड़पने के लिए। एक कारण ये भी है। मुद्दे की बात है। खैर, जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चूंकि पीएफआई के दस्तावेज हैं सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पहुंचे हैं, एडवाइज ये है और आरएसएस भी जानता है कि ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में क्या काम चल रहा है, इसलिए वो चिंतित हैं और मुख्यमंत्री के संकेत साफ हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपको ठीक इसी समय मुद्दे की बात में कई जरूरी मुद्दों के साथ, उनके विश्लेषण के साथ। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।